इस सेशन में यूज करेंगे। अच्छा, तो जैसे कि सर ने बताया, आज हमारा टॉपिक है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है। और क्लाउड वॉच, ठीक है ना, मॉनिटरिंग में। तो क्लाउड फॉर्मेशन पर पहले आ जाते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, कोई गैस करेगा? पहले चैट में बता दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जनाब। अच्छा, अब तक जो हम काम करते हुए आ रहे थे, वो क्या करते हुए आ रहे थे कि हम लोग AWS में जाते थे, कंसोल में लॉग इन करते थे। ठीक है। और हर चीज मैनुअली क्रिएट करते थे। यानी कि अगर हमें एक EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो AWS के अंदर कंसोल में जाते थे, EC2 की सर्विस में जाते थे। ठीक है ना। और जो भी स्टेप्स है हमें EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के, वो सारे फॉलो करते थे। ठीक है। तो ये सारा मैनुअल वर्क है। ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका है, वो ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में क्या मतलब, हम लोग है ना, बाय कोडिंग, ठीक है, बाय स्क्रिप्टिंग, हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं विदाउट डूइंग अ मैनुअल वर्क, और विदाउट एक्सेसिंग दी AWS कंसोल, या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसका कंसोल। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके। ओके, गुड। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से थोड़ी ये भी कम आ पता रही है चल। तो थोड़ा सा ऊंचा बोले काइंडली। ओके ओके। माइक, यार मेरा तो पूरा मैक्स पे बैठा हुआ है माइक। तो बिल्कुल मुश्किल होगा इससे ज्यादा मुझे आवाज इंक्रीज करना। ओके। इसरार साहब कह रहे हैं कि आवाज क्लियर है। तो काइंडली आप अपनी तरफ भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ तो पूरी मैक्स आउट है आवाज। अच्छा अच्छा, इसका एक बेनिफिट हमारे पास एक तरीके से ये भी है कि भाई हम लोग है ना मल्टीपल रीजन्स पे है ना सेम स्टैक यूज करते हुए भी है ना डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बार बार क्या कहते हैं, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्या कहते हैं कंसोल में जाकर करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अच्छा भाई, क्लाउड फॉर्मेशन क्या है मतलब? अब चाहे क्लाउड फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट की सर्विस है, ठीक है ना, AWS की। ठीक है। हर क्लाउड प्रोवाइडर की अपनी होती है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में मतलब हम लोग क्या कहते हैं, अगर मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मतलब जो भी सर्विसेज है, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल है, जिसको मैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड डिप्लॉय कर सकता हूँ अपने AWS कंसोल में। ठीक है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन की बात कर लें तो सबसे पहला बेनिफिट तो क्या कहते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ठीक है ना, जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि भाई हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी कोड मैनुअली क्रिएट नहीं कर। सर आवाज नहीं आ रही। सर नजर आ रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर। अच्छा, कोई मुझे क्या कहते हैं, जो चैट में मैंने लिंक शेयर करे थे, मुझे दोबारा शेयर कर सकते हैं चैट में? क्योंकि मैंने बल्कि किसका लिंक? सर वो जूम वगैरह का। ओ सॉरी।
प्रेजेंटेशन और गिटहब का लिंक मैंने यहाँ पर चैट में बच्चों को भेजा था। ओके ओके। ठीक है, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन नजर आ रही है? तो ये भी बता दो मुझे, मतलब जूम करने की जरूरत है? यस। जूम करने की जरूरत है ना? ओके सर, ठीक है। तो ये विजिबल है ना मेरे ख्याल में? ठीक है। अच्छा यार, माजरत सबसे पहले तो भाई, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान है। तो अब मैं थोड़ा सा थोड़ा क्विक करने की पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी बैटरी डेड हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है। और दूसरी बैटरी मेरे पास चार्ज हो ही नहीं, हालांकि मैंने पूरी रात उसको चार्ज पे लगाया था। तो खैर, जल्दी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई, एक बेनिफिट हमारे पास हमने देखा कि भाई क्या है, कि हम लोग है ना, अ, हमारा जो हमने जो कोड बनाया, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोड, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी है हमने, वो एक तरीके से ना रीयूजेबल हो जाती है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्जन कंट्रोल, यानी कि गिट वगैरह से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से है ना, मतलब मैनेज भी कर सकते हैं जो हमारा ओवर टाइम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसमें किसी इंस्टेंस है, ठीक है ना। अब बाद में रिक्वायरमेंट चेंज हुई, ठीक है, उन्होंने कहा कि इनमें फला फला सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, वो आप असाइन कर दो, उसके अंदर जो भी इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स हैं, इलास्टिक आईपी लगा दो, ठीक है ना, इनके ऊपर। और क्या है कि भाई डिफॉल्ट वीपीसी मुझे नहीं चाहिए, इस बार आप क्या कहते हैं, किसी कस्टम वीपीसी में कर दो। तो ओवर टाइम हम लोग है ना इसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक बेनिफिट ये है कि जो मतलब मैंने अभी फिलहाल देखा कि भाई हमारा जो को इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, कि कोड में ना एक तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, कि मुझे पता होता है कि भाई हम लोग ये सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि भाई हमें कॉस्ट अफेक्टिव बनाने में ना हमें बहुत हेल्प करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कोड, जो भी हमारा आर्किटेक्चर है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है, अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इधर जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि भाई शाम 5 से सुबह 8 बजे तक है ना, वो क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई जो हमने आर्किटेक्चर, मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई होगी मैंने, ठीक है, स्क्रिप्ट हम आगे देख लेंगे, तो उसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन होने की जरूरत, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जब हम जो स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग मिसाल के तौर पर क्रोन जॉब्स लगा सकते हैं, अगर आप Linux अगर आपको आती है, तो उसके ऊपर क्रोन जॉब्स लगा सकते हैं। वो टाइम टू टाइम हमारा जो स्पेसिफिक टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम है, उस पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, और फिर उसको है ना, जिस टाइम पे उस पर काम हो जाएगा, तो उसको डिस्ट्रॉय कर लेगी। अच्छा, इससे तो बेहतरीन जो एक चीज है वो ये होगा कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि हम लोग है ना क्या कहते हैं, आ, हम लोग है ना, क्या लिखा हुआ है, ये एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड ऑन द फ्लाई, ठीक है ना, एक क्लिक में ना हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि हम लोग डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव में ये होता है कि भाई हम खाली बता देते हैं हमें क्या चाहिए। ठीक है। तो
तो एक ये बेनिफिट है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ स्टैक्स, यानी कि हम लोग जो भी हमारा आर्किटेक्चर है, हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, स्टैक्स बना सकते हैं सबके, ठीक है ना। यानी कि एप्लीकेशन का एक अलग स्टैक बना दिया हमने, ठीक है ना। फिर नेटवर्क का अलग बना दिया, वीपीसी का अलग बना दिया, डेटाबेस का अलग, स्टोरेज का अलग, ठीक है। ठीक है। और यही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई, ठीक है, लेवरेज द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। और जो टेम्पलेट है उसमें भी काफी मतलब बनाने में हमें हेल्प मिल जाती है। अच्छा, मिड क्लाउड फॉर्मेशन का काम कैसे करता है? तो भाई ये हमारे पास मेजरली दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि भाई, अच्छा मैं आपको कंसोल में बता देता हूँ, बल्कि अगर मैं कंसोल में आया क्लाउड वॉच में, सॉरी, क्लाउड फ्रंट में, नॉट क्लाउड वॉच। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, सॉरी, नॉट क्लाउड फ्रंट, क्लाउड फ्रंट तो हमारे पास उसके लिए। मिसाल के तौर पर मैंने आया और मैंने कहा मुझे कोई स्टैक क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग देखें, या तो हमारे पास जो हमने स्टैक बनाया हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको क्या कोड शेयर करा था, तो हमारे पास दो YAML फाइल है, ठीक है। एक में हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं, तो इसकी सिंटैक्स पे आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो हम लोग एक इंस्टेंस टू बना रहे हैं, ठीक है, EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं, वहां पर हमने इसको रीजन बता दिया है, इंस्टेंस टाइप बता दी है, और इमेज आईडी बता दी है, ठीक है। अच्छा, इमेज आईडी का मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ कि इमेज आईडी क्या कहते हैं, ये नहीं, सेम नहीं रहती, ठीक है। वो रीजन वाइज है ना, चेंज हो रही होती है, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई कोई स्पेसिफिक रीजन में क्या इमेज आईडी है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई, या तो उसको S3 पे अपलोड करते हैं इस स्टैक, यानी कि जो क्लास फॉर्मेशन स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्टैक को, ठीक है। और उसको उस टेम्पलेट को क्या कहते हैं, हम लोग S3 में इसका URL पब्लिक करके उसको यहाँ पे बता दे कि यहाँ से भाई आपको ये टेम्पलेट उठाना है और ये अप्लाई करना है, या तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, अपलोड कर सकते हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो दो डिफरेंट सिंटैक्स पे ना, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को है ना डिप्लॉय करता है या प्रोविजन करता है, ठीक है। तो एक तो ये कि भाई आप जेसन में बना दें टेम्पलेट, ठीक है, या तो फिर आप चाहें तो YAML में बना लें, तो ये टोटली आपके ऊपर है, या आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है, ठीक है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि क्या कहते हैं हम लोग किस में, YAML में, और क्या कहते हैं। अच्छा, डिप्लॉइंग में हमारे पास दो तरीके हैं, डिप्लॉइंग की बात आ गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यह है कि भाई एक मैनुअल तरीका है कि भाई हमने क्लाउड फॉर्मेशन में वापसी वही कंसोल में गए, ठीक है, वहाँ पे स्क्रिप्ट वो बताई हमने उनको, क्या कहता है, टेम्पलेट बताया, और उसके बाद जो भी स्टेप्स है फॉलो कर लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। या तो दूसरा तरीका ये है कि भाई, जो कि रिकमेंडेड है, कि हमने भाई AWS CLI के थ्रू है ना, स्टैक को है ना प्रोविजन कर लिया, ठीक है। अच्छा, क्लाउड फॉर्मेशन इसका जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इसके, उसको देख लेते हैं हम। अच्छा, इसके कंपोनेंट में जो सबसे अहम है वो है रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में हम रिसोर्सेज की ना, जो भी रिसोर्स है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो उसकी मैं डिटेल्स बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे ये रिसोर्सेज का कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ना क्या 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 लिया हुआ है, फिलहाल तो मैंने सिर्फ एक EC2 इंस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले में आऊँ ना, मेरा मतलब है दिस दिस वन, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक EC2 इंस्टेंस लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने क्या लिया है, इसके अलावा मैंने एक इलास्टिक IP ली है, ठीक है, सही है। और इसके अलावा मैंने क्या लिया हुआ है, SSH सिक्योरिटी ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है।
और इसके अलावा मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है HTTPS के लिए, अपनी वेब एप्लीकेशन एसेस के लिए, ठीक है। और दूसरे कंपोनेंट्स हम देंगे तो एक कंपोनेंट्स होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या होता है कि भाई मुझे क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर है ना, मुझे जो रीजन है, ठीक है ना, वो यानी कि वो कस्टम रखना है, ठीक है ना, यानी कि मतलब जो भी डिप्लॉय करे वो अपने रीजन पे डिप्लॉय करे, तो वो क्या करेगा, वो एक इनपुट के फॉर्म में, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग HTML में इनपुट का फॉर्म होता है ना, तो इनपुट के फॉर्म में जो भी है हम लोग होते हैं पास करे होते हैं डेटा, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स की मदद से ना उसको है ना पास करवा सकते हैं, जो भी रीजन है में डिप्लॉय करवा रहा है, ठीक है। सेम हम लोग क्या कहते हैं उसको, CLI के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन ठीक है, पैरामीटर्स में हम बता सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर रहना क्या कहते हैं, ये रीजन है, ठीक है, इसको एज अ पैरामीटर लो, ठीक है, और जो यूजर रीजन बताए उसी रीजन पे डिप्लॉय करना आप। तो ये मैपिंग, मैपिंग में हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और आउटपुट्स में ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने जो इलास्टिक आईपी असाइन करी इसको, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जब स्टैक क्रिएट हो जाए तो जो आउटपुट के सेक्शन में है ना, मेरी इलास्टिक आईपी है ना प्रिंट होते हुए आ जाए, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े अपने स्टैक पर है ना मैनुअली सर जाकर। सॉरी सर, सर थोड़ा सा इसको ना जूम इन कर लें। हाँ, किसको, इसको? इसको सर, ये बहुत पतला नजर आ रहा है आपसे, थोड़ा सा ठीक और है, कर ठीक, देता है। ठीक है, ठीक है, आप सर बेस्ट है। बेहतर है, बेहतर है, ठीक है। बहुत आला चलिए, सर, बहुत। ये भी नजर आ रहा है, यस सर। बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो मैं था कि भाई मैं ये कह रहा था कि हाँ, आउटपुट की बात कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि भाई मेरा आउटपुट या आउटपुट पे है ना, जो भी मतलब मिसाल के तौर पर मुझे अपनी इलास्टिक आईपी चाहिए, ठीक है ना, तो आउटपुट में तो वो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, या मिसाल के तौर पर मैंने जो बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें इलास्टिक आईपी नहीं है, पब्लिक आईपी है, ठीक है, तो मैं वो पब्लिक आईपी का DNS होस्ट में भी प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। ये अप टू मी है, ठीक है। इसके अलावा फिर आखिर एक और चीज आती है कंडीशनल्स, ठीक है। तो कंडीशंस तो वही आपने जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ी होगी कि मिसाल के तौर पर आ, आ, कि कोई एक्शन मैंने परफॉर्म करवा दिया कि भाई, कि अगर भाई मेरा क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक रिसोर्स है वो क्रिएट हो जाए, तो फिर आप दूसरा रिसोर्सेज क्रिएट करें उसके बगैर नहीं करें। मिसाल के तौर पर मैंने है ना लेमडा वगैरह की सर्विसेज है, ठीक है, एक API सर्विस मैंने बनानी है सर्वरलेस, तो मैंने कहा कि भाई लैम्डा की सर्विस क्या कहते हैं क्रिएट हो जाए तो फिर आप API गेटवे क्रिएट करिएगा, उसके बगैर नहीं करिएगा, ठीक है। ये कंडीशनल आपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो सो आप यहाँ पर आकर आपने उसको डिफाइन कर दी, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या कहता है मेटा डेटा, मेटा डेटा में वही जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ तक सर कोई सॉरी टू मेन से, जो ये मेटा डेटा कामली थोड़ा सा मुझे बता दें। मेटा डेटा के बारे में कंफ्यूजन है, क्या चीज होती है ये? अक्सर वो टैग्स में भी यूज होता है। मतलब मेटा डेटा वही ना, मेटा डेटा HTML में क्या होता है आप मुझे बताएं। सर इसीलिए तो पूछो, मुझे नहीं पता, नहीं अच्छा, समझ आ अच्छा, रहा। अच्छा, HTML आपने नहीं पढ़ी? सब पढ़ी है, लेकिन मुझे इसे मेटा डेटा की समझ नहीं आई उसमें, मतलब अच्छा, क्या अच्छा, चीज देखिए है, मेटा डेटा है ना, पता है। मेटा डेटा जो भी आपने क्या कहते हैं जो भी स्पेसिफिक चीज है ना, मिसाल के तौर पर कभी कभी इमेज ले लें, ठीक है, इमेज के अंदर आप देखते हैं कि भाई इन्फो में जाते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल में किसी इमेज में देखते हैं तो उसकी है ना डिफरेंट डिटेल्स आ रही होती है कि भाई ये रेजोल्यूशन की इमेज है, ठीक है, फला आईएसओ में, ये एक्सपोजर में फला आईएसओ में ना इसको कैप्चर किया गया है। तो ये मतलब इमेज के रिलेटेड डिटेल्स होती है ये, ठीक है। तो इन सबको है ना मैं मेटा डेटा कहता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर HTML के स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर भी मैं क्या बता रहा था, मैं अपनी जो वेबसाइट है उसके रिलेटेड डिटेल्स बता रहा हूँ, तो यानी कि मैं टाइटल बता रहा था, ठीक है, यानी कि जो ये टाइटल पेज है ये वाला, ठीक है ना, ये मेटा डेटा में ये सब आ जाता है, सही है। और यानी अब यहाँ पर मेटा डेटा क्या है कि भाई जो मैंने रिसोर्स बनाया, ठीक है, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसका मेटा डेटा हो जाएगा, सही है। सर एक छोटी सी लेकिन सिंपल इस डेफिनेशन है, इसे कहते हैं डाटा अबाउट डाटा। डेटा टू, डाटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा को कहते हैं ना, सिंपल हाँ, हाँ, डेफिनेशन। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है, मतलब उसके रिलेटेड
इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा फॉर डेटा या डेटा टू डेटा जो आपने कहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास जो दूसरी चीज है, टेम्पलेट हेल्पर्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा टेम्पलेट है, मैं उसको रीयूजेबल टेम्पलेट को खुद को रीयूजेबल में कैसे बना सकता हूँ। तो उसके लिए ये है कि भाई हम लोग कुछ फंक्शंस हैं इसमें वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रेफरेंसेस दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई ये देखें, यहाँ पर देखिए, ये रेफरेंसेस का है ना फंक्शन कॉल करा हुआ है इन्होंने, हेल्पर कॉल करा हुआ है, सॉरी। तो क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि भाई इलास्टिक, सॉरी, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया दो, एक एसएसएच और सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, और दोनों को ना रेफर कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो एक दो रेफरेंस हमारे पास एक ये चीज है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में या कंपोनेंट्स में किसी को मसला जल्दी से जोड़ा, क्योंकि काफी ज्यादा कवर करता हूँ और मेरी बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। 53% अभी तो काफी ज्यादा है। हम्म, नहीं भाई, ये भरोसेमंद इसके आश्रय पे नहीं रहिएगा, ये मतलब बीच में ही बंद हो जाती है। अच्छा, खैर। अच्छा, ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये जो आप पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। सब लोग पढ़ ले, मैं तो कहूंगा, ठीक है। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स का थोड़ा ज्यादा ही था, फिर मैं को मिस था थोड़ा सा शुरू में ना, नहीं देख सका। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो अभी पीछे मैंने पढ़ा, इसमें बता जी दें क्या सर। आप, बता दें। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ये ठीक है, इसकी मुझे भी थोड़ा बता दूं, थोड़ा ऊपर वाले जो आईडी ये जो है मेटा डाटा से ऊपर जो चीजें हैं, पांच चार जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स, थोड़ा बस एक क्विक रिव्यू बता दे, एक लाइन में दो लाइन में बता दे अच्छा। यार मैंने आपको बताया, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, क्योंकि ना टाइम हमारे पास है नहीं इतना, मैं ठीक है वापस सर, मैं रिपीट। रिकॉर्डिंग में देख लूंगा सर। असल में थोड़ा सा ना वो शुरू में मैं मिस हो गया था, जब क्लास शुरू हुई है थोड़ा सा मिस कोई हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बस रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ भाई। रिसोर्सेज में हम लोग अपना जो इसी जो हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है। और ये मैंडेटरी होती है। पैरामीटर में मतलब जो भी इनपुट हमें यूजर से लेना है वो रख लेते हैं, ठीक है। और मैपिंग में हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। आउटपुट में हम लोग यानी कि जो भी हमें आउटपुट करवाना है, मिसाल के तौर पर जो इसी इंस्टेंस बनाया मैंने, उसकी इलास्टिक आईपी प्रिंट करवा दी आउटपुट पर, ठीक है। कंडीशनल्स में कंडीशंस बता देता है कि भाई फला कंडीशन मैच हो तो ही कोई रिसोर्सेज क्रिएट करिएगा, वरना नहीं क्लाउड करिएगा, बिल्डिंग का बेसिकली मकसद क्या है ठीक सर? है। ये फॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है इसका मकसद क्या है बेसिकली? यार आप ये बिल्कुल पीछे ले गए मुझे, फिर आप, मैं आपको सजेस्ट सिर्फ करूंगा कि एक लाइन में मैं, बता दे, सिर्फ एक लाइन में मुझे इसकी समझ आ क्लाउड रही है। फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का मतलब ये है कि कोई भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। हम इस बार क्या कहते हैं, विया स्क्रिप्टिंग या विया कोड इसको है ना प्रोविजन करेंगे विदाउट डूइंग एनी मैनुअल वर्क, ठीक है। ठीक है सर। बेहतरीन हो गया। अच्छा, खैर, मैंने जो आपको ये पढ़ने का कहा था, तो भाई पढ़ ये है लीजिए कि पढ़ लीजिए सर। बेहतरीन हो गया। अच्छा, क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं, इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, ठीक है ना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एग्जाम इसके रिलेटेड आएगा भी नहीं, ठीक है। आप जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, वो आपकी बस क्लियर होनी चाहिए रिगार्डिंग क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा भाई, हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले सबसे पहले तो इसको है ना डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास गिट है कि नहीं।
अच्छा, मैंने जैसे आपके बताया आप सबको कि मैं क्लाउड फॉर्मेशंस में आऊँगा AWS कंसोल में सर्च करके और क्रिएट स्टैक पर आऊँगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई या तो मैं उसको S3 पे अपलोड करके स्टैक को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कहता है उसको डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा क्विकली इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको डिजाइनर में देख भी सकता हूँ। तो तो एक आर्किटेक्चरल डायग्राम बना के दे देगा समटाइम्स। चलो दे दिया इसे। तो ये बता रहे कि भाई मैं क्या कर क्रिएट कर रहा हूँ, एक इजी टू इंस्टेंस कर रहा हूँ जिसका नाम है माई इंस्टेंस। अगर 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 मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है ना, तो ये देखें, ये हमें इसका टेम्पलेट भी बता रहा है कि भाई इस टेम्पलेट में ना क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जो हमने डिफाइन करी हुई थी, ठीक है ना। और ये मेटा डेटा आ गया जो भाई आप कह रहे थे, ठीक है ना। तो ये मेटा डेटा डिजाइनर का है, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। यानी कि ये जो इमेज है, ठीक है ना, ये उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर मेटा डेटा, इसको एक आईडी दी हुई है इस टाइप को जो जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है सर, आ रही आ रही है यार। इरफान, प्लीज चेक ऑन योर साइड काइंडली, इनको टैक्स है। पे अरे प्लीज इसकी बता दो। ये जो अभी मेरा टेम्पलेट शो हो रहा है, ये YAML में शो हो रहा है। जैसलमेर भी हाँ, कर सकते हैं, जैसलमेर भी कर सकते हैं, इशू कोई नहीं। कुछ ये आ गया बहुत हमारे बहुत पास जेसन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, या तो हम यहाँ से कर लें, ठीक है ना, या फिर वो जेसन टू YAML कन्वर्टर होते हैं ऑनलाइन बहुत सारे, उसका भी यूज करते हुए हम लोग है ना कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको क्रिएट वैलिडेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरा टेम्पलेट सही है क्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से क्रिएट करा, सॉरी क्लोज करा, क्रिएट स्टैक पर। हाँ, अच्छा ये उधर आना तो नहीं चाहिए था, वापसी। चलो कोई नहीं, मैंने इस स्टैक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं नाम देता था माई इंस्टेंस, या स्टैक का नाम देता था मैं EC2 इंस्टेंस, ठीक है ना। अब देखें, अगर आपने है ना, अगर आपने वहां पर पैरामीटर्स डिफाइन करे हुए होते तो पैरामीटर्स आपके पास है ना, यहाँ पर ऑप्शन शोर होते हैं कि आपने है ना क्या कहते हैं किस स्पेसिफिक रीजन में क्रिएट करवाना है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, कहाँ कहाँ? ये एक दफा अगर हम लोग खुद मैन्युअली टेम्पलेट क्रिएट करके ये स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, या मैन्युअली ही आपको टाइप करके लिखनी है क्लाउड फॉर्मेशन की? नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन आपको बनानी पड़ेगी या कोड, अच्छा, ओके। ठीक है, स्क्रिप्टिंग से अच्छा, बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं टैग दे देता हूँ, नेम, ठीक है। अब आई एम रोल जो भी आपने, यानी कि समय टैक्स में आई एम रोल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर उसको है ना स्पेसिफाई कर सकते हैं आई एम रोल क्रिएट करके, ठीक है। अच्छा, मैं अभी फिलहाल नेक्स्ट पर आ जाता हूँ, ठीक है। हम अगर कुछ ज्यादा आप सर्विसेज बना रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज क्रिएट करें, तो वो समटाइम आपसे कंफर्मेशन भी लेता है। तो उस पर भी आप है ना चेक करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं, मैं स्टैक्स पर आया, ये स्क्रीन कहाँ से आई मिसाल के तौर पर, तो मैं स्टैक्स पर आया, तो यहाँ पर देखें ये क्रिएशन इन प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो जो स्टैक मैंने बनाया EC2 इंस्टेंस में आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं इवेंट्स, अच्छा ये यहाँ पर देखें आपके सामने एरर आ गया ये, ठीक है। तो मैं इसको कैसे डिबग कर सकता हूँ, मैं आ गया इवेंट्स में, तो इवेंट्स में ये बता रहा होगा कि ये जो जो है ना क्या कहते हैं स्टैक बना रहा है,
ठीक है। तो उसका है ना, जो जो रिसोर्सेज वो क्रिएट कर रहा है, तो वन बाय वन है ना उसका हमें बता, यहाँ पर बता देगा इवेंट्स उसके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने कहा था कि यार आपको इमेज आईडी है ना देखनी पड़ेगी, तो अभी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इमेज आईडी। अब मिसाल के तौर पर है ना, ये वाली मशीन है, ठीक है। इसकी मैं इमेज आईडी कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ जाएगी, चलो कर लेता हूँ, जब इसको छेड़ ही लिया है तो। ये इमेज आईडी आ गई हमारे पास इसकी, ठीक है ना। अब इमेज आईडी हर रीजन की अलग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं पहले तो ये रीजन कॉपी कर लूंगा, यूएस वेस्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, वापसी आया अपने स्टैक पर। इसको डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम अंडरस्कोर दे रहा था तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो आपको याद रखना है कि भाई ये आपको नीचे बताया हुआ है कि किस तरह के कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इवेंट्स में ना सारे इवेंट्स शो हो रहे हैं, अगर मैं इसको रिलोड करूँ। अब यार, अब ये अवेलेबिलिटी जोन ढूंढना पड़ जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, इसको मेरे ख्याल में ये ए, अच्छा हाँ, हम लोग रीजन नहीं बता रहे ना, हम लोग अवेलेबिलिटी जोन बता रहे हैं, ठीक है ठीक है। देख लेते हैं फिर भी एक बार इसको। ये स्टैक इन्होंने अपडेट ही नहीं करा हुआ, जो दिया हुआ है ना इन्होंने टेम्पलेट। खैर, सर इसको मल्टी रीजन बना सकते हैं क्या? ये मल्टी रीजन में बना सकता हूँ डेफिनेटली। अच्छा, बार बार वही गलती कर रहा हूँ मैं भी।
पुराने वाले को डिलीट कर लेते हैं फिलहाल जब तक वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, हमारा जो स्टैक हमने बताया था। अगर मैं रिसोर्सेज पर आऊँ तो ये रिसोर्सेज हमें बता रहा है, ठीक है ना। तो ये इसने ना माई इंस्टेंस नाम से ये बनाया है इसने, ठीक है। और अगर आउटपुट से आऊँ, क्योंकि अब मैंने कोई आउटपुट डिफाइन नहीं करा है, अगर मैंने आउटपुट डिफाइन करे होते तो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टेंस है ना क्रिएट हो गया, ठीक है, T2 माइक्रो का। सही, यहाँ तक कोई किसी को मसला। और अब देखें, अब मैं इसको है ना वन क्लिक में ना डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जैसे डिलीट की कॉल दूंगा, ठीक है, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने अपडेशन की कॉल दी, ये मिसाल के तौर पर दूसरा स्टैक है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आगे आ जाऊँ, ठीक है, तो हमने क्या करा हुआ है कि है ना इसको इलास्टिक आईपी और सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करा हुआ है। चलो वो भी कर लेते हैं, इलास्टिक आईपी सिक्योरिटी ग्रुप वाला असाइन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, मुझे बताइए क्या करनी पड़ेगी उस स्टैक पे। ये वाले में अगर मैं इसको ओपन करके भी बता दूं आपको, तो आप मुझे बताइएगा क्या करना पड़ेगा इसमें चेंजेस। क्विक क्विक। इमेज आईडी और वो रीजन रीजन जी जबरदस्त। इमेज आईडी और अवेलेबिलिटी जोन हमें ना यहाँ पर क्या कहता है, जो हमने चेंज करा था वो आप चेंज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूं, क्योंकि हम स्टैक अपडेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इसको ओपन करके। यहाँ पे नेम बता देते हैं इस बार। एक टैग मैंने डिफाइन करा हुआ है नेम का, ठीक है ना। अब देखें, इसी वही रिसोर्सेज हमारे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसी के अंदर है ना अपडेशन से कर रहे हैं, तो हम लोग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ओवर टाइम अपडेट भी कर सकते हैं। तो कितना जबरदस्त फायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का। देखिए हमारा कोड एक तो रियूजेबल भी है, ठीक है, और उसको मैं ओवर टाइम अपडेट भी कर सकता हूँ, उसका वर्जन कंट्रोल में मैं मैनेज भी कर सकता हूँ गिट वगैरह में। सर ये अपडेशन का दोबारा बताइएगा। अगर मैंने एक ऑलरेडी इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है थ्रू इसके टेम्पलेट के, और एक और हम्म। टेम्पलेट मैं अपलोड करता हूँ, उसी के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है, तो खुद ही उसको अपडेट करेगा एग्जिस्टिंग को? जो अपडेटेड टेम्पलेट है, ठीक है ना, जो आपने डिफाइन करा हुआ है इसमें, सही है, वो सारा कुछ वो उसको क्रिएट कर देगा और अपडेट कर देगा। जो एग्जिस्टिंग आपका टाइम, यानी कि अभी मिसाल के तौर पर मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ था ना, हाँ ठीक जी है। पहले क्रिएट, हाँ हाँ जी। हाँ, तो अब मैंने क्या करा, उसी इंस्टेंस की मैं ये अगर यहाँ पर आए, आगे नोटपैड उस में यार बंद कर दिया मैंने, खैर। तो वहां पर मैंने इसके ना इमेज आईडी बताई हुई थी, वो सॉरी हाँ इमेज जी हाँ आईडी जी कह रहा हूँ। वो मैंने हाँ उसकी जी। है ना आईडी बताई हुई थी कि माई इंस्टेंस के नाम से मैं ना क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसी के अंदर है ना क्या कहता है, फिर मैंने कहा कि आगे दूसरे टेम्पलेट में कि ये मेरा इंस्टेंस है, ठीक है, माई इंस्टेंस, ठीक है, ये क्रिएट करता है, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है, और प्लास्टिक आईपी है जो कि आपको असाइन करनी है, ठीक है। अब इसने देखा कि इंस्टेंस सबसे पहले देगा, इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो उसको पता था कि हाँ मुझे अब सिर्फ इसमें अपडेट्स करनी है, ठीक है। तो उससे क्या करा कि उसमें अपडेशन करना स्टार्ट कर दी, यानी कि मिसाल के तौर पर इसने क्या कहते हैं SSH सिक्योरिटी ग्रुप डाल दिया, ठीक है ना, और HTTPS का है ना HTTP सिक्योरिटी ग्रुप उसके अंदर है ना इंक्लूड कर दिया, और इलास्टिक आईपी उसको असाइन कर दी, ठीक है। तो ये देखें, ये इलास्टिक आईपी है ना आपके इंस्टेंस को असाइन हो गई। यानी माई इंस्टेंस जो इसका नेम है उससे वो चेक हम्म करेगा, अगर एग्जिस्टिंग होगा तो फिर जो डिफरेंस होगा हम्म उसको वो अपडेट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो थैंक यू टर्मिनेट सर। कर दिया था मैंने। तो ये देखें, ये इसकी आईपी आ गई, यही वाली है, ठीक है।
और मैं इसको क्या कहता हूँ पूरे स्टैक को वन वन क्लिक में ना डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट स्टैक मैंने कहा तो डिलीशन स्टार्ट हो जाएगी। डिलीट इन प्रोग्रेस आ रहा है लिखा हुआ। डिलीट कंप्लीट। मैं यहाँ पर आऊँ अपने EC2 कंसोल में, तो आप देख सकते हैं कि भाई शट डाउन हो रहा है। ठीक है, सही है, ये टर्मिनेट हो गया। अब हमारे पास कोई भी स्टैक मौजूद नहीं है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में किसी को मसला अभी तक जितना भी पढ़ा हमने? अच्छा, मैं अपडेटेड ये आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आप डायरेक्टली है ना अपडेटेड यूज कर लीजिएगा। बेहतर ये है कि आप पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, आप अपने रीजन पे ट्राई करें जिस रीजन में क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर इशू आता है तो फिर ये टेम्पलेट यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इशू डिबग का आप जब भी कोई प्रॉब्लम ट्रबल शूट या इशू कर रहे हो, डिबग कर रहे होंगे, तो आपको ही फायदा होगा इससे। आपको पता चल रहा होगा कि भाई क्या मसला आ रहा है, कैसे मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो क्लाउड फॉर्मेशन में किसी को मसला अभी तक? ठीक है, हम लोग मॉनिटरिंग की तरफ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अगर यार माजरत अगर मैं इसको जूम नहीं कर पाऊँ। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट 200 पर जा रहा है वो, और यहाँ से तो जूम हो गई नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा भाई, मॉनिटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं तो कहूँगा आप लोग पढ़ लें सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको हजम करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ लिया सबने? नहीं सर, अभी नीचे बताएगा सर। ओके ओके, बेहतरीन है। जैसे ही पढ़ लें चैट में मुझे डन लिख के दे दें। तो ये पहला जो लाइन है, वी नो हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशंस, इसका सेफ्टी से क्या लिंक बनता है? सेफ्टली ऑटोमेटिकली सेफली मतलब क्या कहते हैं? नहीं था मॉनिटरिंग से। मैं कहा ये वाली जो चार ऊपर वाली लाइनें हैं, ये कैसे हम्म, रिलेटेड है कि ये बता रहा है हम ये काम करते हैं? इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। ये लाइन पढ़ा, आवर एप्लीकेशन आर डिप्लॉयड। ठीक है, आवर यूजर डोंट केयर हाउ वी डीड इट। ठीक है, आवर यूजर केयर एप्लीकेशन इज वर्किंग। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मॉनिटरिंग ये वाली मैंने पढ़ इंपॉर्टेंट ली है है एज सर। अ डेवलपर।
एज डेवलपर हमारे लिए मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने ना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा, ठीक है, इसमें वेब एप्लीकेशन रन करिए अपाची के थ्रू, ठीक है, HTTP दी थी। अब उसके मैंने एक्सेस लॉग है ना, अब मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, हर बार जा रहा हूँ सर्वर के अंदर, ठीक है ना, HTTP लॉग देख रहा हूँ मैं इसके, HTTP लॉग देख रहा हूँ, एक्सेस लॉग देख रहा हूँ अपाची के, मैनुअली सर्वर के अंदर एसेस करके इतने नंबर प्रोसेस करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई जो मेरे लॉग्स जनरेट हुए हैं, ठीक है, वो जाकर है ना, क्या कहते हैं, वहां चले जाए। जो भी लॉग्स मेरे जनरेट हो रहे हैं, मैं किसी एक सेंट्रलाइज कोई ऐसी सर्विस हो जहां पर मैं इसको उन लॉग्स को ना मैनेज कर सकूं, उनके ऊपर कोई मैट्रिक्स लगा सकूं, ठीक है ना, डैशबोर्ड क्रिएट कर सकूं। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे पास सारे जो लॉग्स आ गए, ठीक है, एक्सेस लॉग, फिर उनको हमने है ना AWS की सर्विसेज जो हम अभी पढ़ेंगे, क्लाउड वॉच, ठीक है, क्लाउड वॉच लॉग्स के अंदर है ना, हम उन सबको है ना डंप करेंगे सारों को, ठीक है। फिर उन डंप्स की भी हम जो भी एक्सेस लॉग्स आए, ठीक है, अब स्टेटस कोड की मदद से, ठीक है, हम कस्टमाइज मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि भाई हम ये देख सकते हैं कि भाई कितने मतलब 200 की कॉल हुई है, कितनी 400 की कॉल हुई है, कितनी 404 की कॉल हुई है, ठीक है। तो इसकी बेस पर भी हम मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो एक ये फायदा है हमारे पास मॉनिटरिंग का, स्पेसिफिक फायदा। इसके अलावा सिस्टम लॉग्स हम लोग जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई लॉन्ग रन में हमारी एप्लीकेशन वर्क हो रही है, एप्लीकेशन के जो लॉग्स है, ठीक है, वो देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे पास। हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग में हम लोग सॉर्ट ऑफ अनाउंस क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा है ना, ये स्पेसिफिक CPU रिसोर्सेस है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 80% मेरा CPU रिसोर्सेज यूज हो गया, ठीक है, उसके ऊपर अलार्म क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अलार्म की बेस पे हम लोग कोई इवेंट ट्रिगर करवा सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार ये 80% से हमारा है ना थ्रेशोल्ड मैच हो गया, ठीक है, तो हम लोग एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करवा लें, ठीक है। या तो फिर SNS नोटिफिकेशन से जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसको नोटिफिकेशन भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। तो ये सारा बेनिफिट है मॉनिटरिंग का, ठीक है। तो मॉनिटरिंग में हमारे पास क्या कहते हैं, अच्छा बहुत सारे सर्विस तो मैंने अभी बता दिया आपको ऐसे ही डेफिनेशन में कि भाई हमारे पास मैट्रिक है, ठीक है। तो हम लोग है ना मैट्रिक में क्या कर रहे होते हैं, ओवर टाइम एनालाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि सॉर्ट ऑफ ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, ठीक है। दूसरा हमारे पास लॉग्स है, ठीक है, कि भाई हम लोग लॉग फाइल स्टोर कर लें, ठीक है, क्लाउड वॉच लॉग्स में, ठीक है। फिर इसके बाद इवेंट से कोई भी इवेंट ट्रिगर करवा लें, ठीक है, यानी कि ऐसा नोटिफिकेशन साइन करवा लें, ठीक है, या कोई भी स्पेसिफिक सर्विस है वो क्रिएट करवा लें, ठीक है। अलार्म क्रिएट करवा सकते हैं कि भाई कोई भी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है वो मैच हो गया तो ये अलार्म क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सेस सर्विस है, वो ट्रबल शूटिंग के लिए, आपकी एप्लीकेशन जो भी है उसकी ट्रबल शूटिंग और परफॉर्मेंस के लिए। बाकी डिस्ट्रीब्यूट ट्रेसिंग और माइक्रो सर्विसेज है, इसको भी आप, मैं तो कहूँगा ये वाली चीज आप देख लीजिए कि मैं कैसे ट्रेसिंग कर सकता हूँ अपनी माइक्रो सर्विसेज की, ठीक है। इसके अलावा फिर क्लाउड ट्रेल है, क्लाउड ट्रेल हमारे पास ये करता है कि हमारे पास जो भी हमने AWS रिसोर्सेज क्रिएट करा है ना, ठीक है, तो मैं उसको वहां पर जाकर है ना उसको उसको एक्सेस लॉग में देख सकता हूँ कि भाई फला फला एक्शन है इस IAM रोल से ना परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास अगर एक्सेस हुआ क्लाउड ट्रेल का, तो मैं सारे API कॉल चेक करता हूँ अपने AWS के अंदर, ठीक है ना, AWS रिसोर्सेज के अंदर के API कॉल्स में सारे देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्रेल क्रिएट हुआ है तो बेहतर है, यार ट्रेल क्रिएट हुआ नहीं है, क्रिएट करूंगा थोड़ा वक्त लग जाएगा इसमें। तो मतलब क्लाउड ट्रेल ये है कि आपने मिसाल के तौर पर आपके पास रूट एक्सेस है, ठीक है, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस बनाया, ठीक है, रहमान नाम का, ठीक। आपने रहमान को ये एक्सेस शेयर कर दिया IAM की, ठीक है, अपने यूजर की। अब आप चाह रहे हैं कि भाई आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि रहमान ने AWS में जाकर क्या क्या है ना
एक्शन परफॉर्म करे, कौन कौन सा रिसोर्सेज क्रिएट करा, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें आप है ना क्लाउड ट्रेल पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये पार्ट है मॉनिटरिंग का। अच्छा, आप क्लाउड वॉच मैट्रिक्स पर आ जाता है। तो मैट्रिक्स मैंने बताया कि भाई आप ओवर टाइम है ना मैट्रिक्स बन क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ क्लाउड वॉच पर अगर पड़ा हुआ है तो बेहतरीन है। मिसाल के तौर पर ये EC2 के मैट्रिक्स जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा इंस्टेंसेस है माय। तो खैर अभी मैंने बहुत ही जल्दी इसको डिप्लॉय कर दिया, तो ये लाइन आ रही है बिल्कुल। और मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ, 1 आवर से मैं इसको कम जूम नहीं कर पा रहा। खैर अगर मैं इसको क्या कहते हैं थोड़ा और देखते रहना ना, रनिंग स्टेट पर रखना, तो ये हमारे पास ओवर टाइम मैट्रिक जनरेट हो जाता है। इसके सर इसको अलावा भी कर सकते हैं ना, 5 मिनट या सेकंड्स में भी कर सकते हैं शायद इसको। सेकंड्स कस्टम में मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, बेहतरीन है, थैंक यू। बेहतरीन, ठीक है यार। अच्छा ये बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, 30 मिनट पर आता हूँ। चलो बेहतरीन हो गया, ऐसे भी मैं देख सकता हूँ इसको। अच्छा ये है ही पॉइंट मेरे ख्याल में। दूसरा कोई मैट्रिक्स देख लेता। नो, ठीक है, ये देखिए ये मैट्रिक्स आप बना हुआ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है फिलहाल। ठीक है, ये वन स्ट्रेट में था। और भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास अभी स्ट्रेट रनिंग स्ट्रेट पे होता ना तो काफी बेहतरीन हो गया था। ये सारी API कॉल्स है। ये बता रहे कि भाई मैंने वैलिडेट टेम्पलेट की है ना API कॉल कितनी बार करी थी, ठीक है ना। तो ये देखे मैंने एक बार करी थी आपके सामने, वैलिडेट जब कर रहा था। तो दिस इज वेयर मैट्रिक्स हेल्प आउट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ था, ठीक है। मैं इसके मॉनिटरिंग सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। अभी इंस्टेंस कोई है नहीं यहाँ पर। मॉनिटरिंग सेक्शन में आपके पास क्या कहते हैं इसकी CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क, ठीक है ना। जो भी कॉल वो आ रही है, यूसेज आ रहा है जितने बाइट का, वो आ जाती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अच्छा मैट्रिक्स के अंदर ये कह रहा है कि मैट्रिक्स बिलोंग्स टू नेम स्पेसेस, ठीक है। अच्छा नेम स्पेसेस वही एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि बिल्कुल आसान अल्फाज में एक फोल्डर के लिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने ना अपने कस्टम मैट्रिक डिफाइन करे हैं मैं, ठीक है। यानी कि मैंने कह दी कि ये मिसाल के तौर पे मैंने एक नेम स्पेस बनाया है कि ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ठीक है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई PIIC, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने ना बहुत सारे कस्टम मैट्रिक डिफाइन कर दिए कि भाई फला फला EC2 इंस्टेंस है, इसके ये मैट्रिक्स है, ठीक है। फला S3 है, ठीक है। इसके अंदर जो भी API कॉल्स भी है इसके ये मैट्रिक्स है। तो ये सारी चीज़ है ना, मैं इसको नेम स्पेस के अंदर है ना डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसके लेवल क्या बन गए कि हायर लेवल मेरे पास क्या है, नेम स्पेस है। नेम स्पेस के अंदर मैं मैट्रिक्स सारे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसी तरह फिर मैं डायमेंशन पर आ जाऊँ, तो डायमेंशन में वही इंफॉर्मेशन से उसके रिलेटेड कि जो मैंने मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अब उसमें यानी कि मिसाल के तौर पर इंस्टेंस ID आ गई, इन्वायरमेंट आ गया, कि इस रीजन ये रीजन आ गया उसका, ठीक है। तो हम लोग एक एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स में ना अप टू 10 डायमेंशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हर मैट्रिक्स का टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है।
और हम लोग है ना वही डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने उसके अंदर है ना बहुत सारे, मैंने क्या करा, ये मेरा डैशबोर्ड है मिसाल के तौर पर। इस पर मैंने क्या करा, क्रिएट डैशबोर्ड पर मैंने, खैर अभी क्रिएट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा कोई मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इस डैशबोर्ड में ना मैं बहुत सारे है ना मैट्रिक्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर, मैंने ना बहुत सारे अम, कुछ भी उठा लेते हैं फिलहाल तो। ये देखें, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन का इसने मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी कर सकता हूँ ऐड जितने चाहूँ मैं। तो ये भी देखें। सो तो ये हम लोग है ना क्लाउड होस्ट में ना मैट्रिक्स में काम कर सकते हैं ये सारा। तो अगर मैं वापसी डैशबोर्ड पर आऊँ, ये टेस्ट डैशबोर्ड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। इसके बाद डिटेल मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, डिटेल ये मॉनिटरिंग किसी को मैट्रिक्स या सर क्रिएट कैसे करना है? एक नेम स्पेस क्रिएट करके दिखा दें जरा। यार टाइम है नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि ये बंद हो जाएगा और सारा है ना कोई टॉपिक मिस हो मसला नहीं जाएंगे। सर, हमें समय तो लग जाना कुछ। यार अभी कोई रिसोर्सेज भी क्रिएट किया ना, मैं किस रिसोर्सेज में बनाऊंगा मैट्रिक्स? तो काइंडली मैं तो कहूंगा कि इसको देख लीजिएगा, सही है, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें तो हमने कवर कर ली ना यहाँ पर। तो एक चीज के पीछे हम ना अपना टाइम जाया भी नहीं कर सकते फिर। और दूसरा ये कि अभी इशू है। खैर, अच्छा डिटेल मॉनिटरिंग की मैं बात कर रहा था। डिटेल मॉनिटरिंग किसी को, यार ये तो पागल हो गया। डिटेल मॉनिटरिंग किसी को याद है? कि हाइट मिल रही है कि कहीं हमने देखी थी डिटेल मॉनिटरिंग? हाँ जी। अच्छा, ये नजर आ रहा है ना सबको? डिटेल मॉनिटरिंग मुझे बता दो कि चैट में, अगर बता सकते हैं यार, ये गलत चीज की गई। अगर आपको याद हो कि भाई मैं EC2 में आकर एक इंस्टेंस जब क्रिएट करता था, ठीक है, तो वहां पर एक चेक बॉक्स आता था कि भाई इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग। अब मेरा पीसी हैंग कर रहा है। ये देखें, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर है ना, एक ऑप्शन है क्लाउड वॉच डिटेल मॉनिटरिंग। अब डिटेल मॉनिटरिंग है क्या? अच्छा, डिटेल मॉनिटरिंग सॉर्ट ये है कि भाई अभी जो भी मैंने रिसोर्सेज क्रिएट करता था वहां पर क्या कहते हैं मैट्रिक्स से सारे आते थे, तो मॉनिटरिंग तो हो रही थी वहां पर। लेकिन डिटेल मॉनिटरिंग का स्पेसिफिकली मतलब ये है कि जो आपके पास क्या कहते हैं, वो जो मैट्रिक्स जनरेट हो रहे थे, वो आपको 5 मिनट पुराना मैट्रिक्स बताता था। यानी कि जो
यानी कि जो मतलब क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक सीपीयू यूटिलाइजेशन है ना, मिसाल के तौर पर अभी जाकर है ना हिट हुई है 90% में, तो वो आपको 5 मिनट जाकर बताता मैट्रिक्स में, ठीक है। तो वो हर 5 मिनट बाद क्या कहता है मैट्रिक्स में है ना कॉल करके वो मैट्रिक्स जनरेट करता था। लेकिन जब मैं डिटेल मॉनिटरिंग एनेबल करता हूँ, ठीक है, तो इससे फायदा ये हो जाता था कि वो मुझे हर जो क्या कहते हैं हर मिनट पर है ना वो अपडेट सेंड करता है, ठीक है। तो ये है कि मतलब काफी ज्यादा है ना, मतलब मेरे पास विजिबिलिटी क्रिएट हो जाती है डिटेल में मॉनिटरिंग से। तो ये डिटेल जो है ये लाइव मॉनिटरिंग में आती है? हाँ, लाइव मॉनिटरिंग तो मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि आप जो मैट्रिक्स जो आपने क्रिएट करा तो उसको लाइव ही मॉनिटर कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर रिसोर्सेस है जो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, अब वो रुक गया, ठीक है ना। तो वो यही हुआ कि वो लाइव नहीं रहा। अगर वो रनिंग स्टेट में होता तो वो मुझे हर 5 मिनट बाद है ना क्या कहते हैं अपडेट होता हुआ नजर आ रहा होता, ठीक है। 5 मिनट बाद मिसाल के तौर पर मेरा सीपीयू थ्रेशोल्ड ये था, फिर 5 मिनट बाद इतना हो गया, ठीक है। 5 मिनट बाद फिर ये इस खास वैल्यू पर चला गया, ठीक है। तो ये मतलब ये ओवर टाइम मुझे है ना मॉनिटरिंग करने में ना मदद करता है मैट्रिक, ठीक है। अच्छा भाई, हम लोग कस्टम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपकी रिक्वेस्ट थी कि कस्टम मैट्रिक क्रिएट करके बताएं हम, लेकिन माजरत हमारे पास वक्त है नहीं और वहां पर रिसोर्सेस भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक इसके अंदर है कि भाई लॉक्स लॉक्स जो मैंने आपको बताया था कि भाई और शॉर्ट टाइम स्टार्ट। सारी थोड़े समझा रहे हैं लेकिन सही तरह थोड़ा सा डिटेल से समझा रहे हैं, शॉर्ट टाइम का इशू ना लेंगे। हम्म। अच्छा मुझे मैं बताइए क्या हम्म। कह रहा हूँ कि सर टाइम अगर थोड़ा तो थोड़ा ही काम करवा रहे हैं, बेशक सही समझा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट तेजी में ना कुछ चीजें मिस हो जाती है, प्रॉब्लम रहती है बाद में। 15% बैटरी रहेगी अब। सर आवाज नहीं आ रही।